अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग द जनाब। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो आम इंतखाबात हैं वो 2024 में होंगे और फरवरी मार्च में होंगे, और अब इसका इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि जो आइंदा आम इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में वो फरवरी 2024 में होंगे। और मैंने हमेशा ये बात कही और बहुत से व्लॉग्स में ये मैंने बात कही थी कि अगर मैं गलत साबित हो गया तो फिर मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लूँगा। इसी बात पे मैंने कहा था वैसे तो। बहुत से लोगों ने ये दावे किए कि 90 दिनों में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत से एंकर्स ने ये दावे किए कि 90 दिनों में इलेक्शन हो रहे हैं और नवंबर से आगे इलेक्शन नहीं होंगे। और हमेशा मैंने आपको ये कहा है कि ये सिर्फ ये कहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, और मैंने ये बात आपसे कही कि ये सिर्फ यही कहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। तो जाहिर बात है इलेक्शन ने अपने टाइम पे होना है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं बताते थे ये। और अब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, और होने भी 34 अरब रुपए जो लागत आई है नई मरदमशुमारी पे, तो उसी के तहत ही होने चाहिए। अवाम का, हमारा ही पैसा लगा हुआ है नई मरदमशुमारी पे, और नई हल्का बंदियाँ होंगी अब। और काम ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये है कि नई हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो फंड्स की तकसीम है वो भी उसी हिसाब से फिर होगी। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा है कि 4 महीने अब हल्का बंदियों में लगेंगे। और कल जो मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर राजा साहब की, तो उसमें लोगों ने बड़ी चहमगोइयाँ की कि पता नहीं क्या ऐसी बातचीत हो रही है। लोग कुछ घबराए हुए भी दिखाई दिए। पिछले 2-3 दिन में जो कुछ हुआ है उस पर भी बात करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में उस पर बात करेंगे। तो तब भी मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अगर कोई फंडा डालने की कोशिश भी की तो भी ये मामला उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा। जिस तरह से वैसा ही मामला ये हो जाएगा जैसे 14 मई को इलेक्शन करवाए गए, तहरीरी फैसला उसका मौजूद है। लेकिन मामला फिर जब मुलाकात तकरीबन 2 से ढाई घंटे की इन दोनों सरबराहान की हुई, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो अब तगड़े हो चुके हैं, अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं, और पार्लियामेंट ने भी उनको मजबूत करने की कोशिश की है और उन्हें खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की है। और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं तो उससे भी ये मजबूती उन्हें देने की कोशिश की गई है कि अब जो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो फंडा बीच में डाला था कि जो इलेक्शन की तारीख है वो मुशावरत से दी जा सकती है, तो अब वो उन्होंने काम ही तमाम कर दिया है। सदर साहब की जो एडवाइस थी, सदर साहब का जो मशवरा था, अब खालिस्तान इलेक्शन कमीशन ने ही ये फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे। और अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तब भी नया जो प्रोग्राम आएगा वो भी इलेक्शन कमीशन ही जारी करेगा। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने अब हल्का बंदियों का कह दिया है। अब ये तकरीबन सितंबर से काम शुरू हो जाएगा और वो नवंबर तक जाएगा, फिर तजावीज़ आएंगी और फिर ये मामला इसी तरीके से चलेगा। तो अभी तक जो तारीख है वो फरवरी तक की है, मार्च भी हो सकता है। बहरहाल ये आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे। अब बहुत से लोग पीटीआई से के जो सपोर्टर्स हैं या जो पीटीआई के एंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस को भूल जाएं, 1 साल 2 साल ये इलेक्शन नहीं होंगे। और नई टेक्नोक्रेट ये टाइप की ये जो काबीना आई है ये इन्होंने बनाई है तो ये इलेक्शन नहीं करवाने लगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये यकीन दहानी करवाई हुई है। और मैंने हमेशा आपको ये बात की है कि इनकी प्लानिंग है कि इलेक्शन जो हैं वो फरवरी मार्च में ही होने हैं और हर सूरत होने हैं, चाहे वो चाइना है, इसके अलावा यूएई है, कतर है, सऊदीया है, और तमाम ये दोस्त ममालिक जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत जल्द अज जल्द आए और फिर हम उस नई इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो मालियाती मामलात हैं वो तय करें। जो इन्वेस्टमेंट लानी है पाकिस्तान में वो भी तभी आएगी। और मैंने आपको एक और बात ये बताई थी कि आइंदा जो केयर टेकर
गवर्नमेंट आएगी या जो काबीना आएगी वो भी प्रो PMLN और प्रो पीपल्स पार्टी होगी, प्रो JUIF भी हो सकती है। लेकिन अब जो आप निगरान काबीना देखें जिसका ऐलान हुआ है, और सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला बन गए हैं, और इसके अलावा अहमद इरफान साहब हैं वो वज़ीर कानून हैं, और जो मुर्ज़ा सुलंगी साहब हैं बड़ा एक अच्छा इजाफा है उनका, वो वज़ीर इत्तलात बने हैं। डॉक्टर उमर सैफ आए हैं, शहबाज शरीफ साहब की टीम के थे। आहा चीमा साहब आए हैं, वो पहले से थे, उन्हें रिटेन किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर तौकीर शाह साहब हैं, उन्होंने अक्टूबर में चले जाना था वर्ल्ड बैंक में, लेकिन फ़िलहाल अभी वो काम करेंगे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही रहेंगे। और इसके अलावा शमशाद साहिबा हैं, वो आई हैं। इसके अलावा मिशाल मलिक साहिबा आई हैं। तो बहुत से ये जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुनीब साहब आए हैं, वज़ारत मज़हबी उमूर के वो वज़ीर बने हैं। तो वही टीम सामने आई है जो मैंने आपको बताई थी कि ये प्रो PMLN होगी और प्रो पीपल्स पार्टी होगी, और जो निगरान हुकूमत होगी वो PDM हुकूमत की आपको कमी महसूस नहीं होने देगी, और वो हमेशा आपको एहसास दिलाएगी कि PDM हुकूमत नहीं गई। और ये जो अब निगरान काबीना है, जिस तरह से ये रातों रात मार्ज़े अमल में आई है, यही कह सकते हैं इसको, तो इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं, उस पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे कि क्यों इतनी एमरजेंसी में ये जो काबीना है इसको सामने लाया गया है। और इसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ साहब का मामला है, उनके हवाले से भी दो थ्योरीज चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर के मिड में आ जाएंगे, 15 सितंबर को आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मैं पहले से आपको बताता रहा हूँ, कि ये 16 सितंबर के बाद आएंगे। और अब जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं बहुत, और उनका ये कहना है कि वह सितंबर के तीसरे हफ्ते में आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने का तरीक़ाकार क्या होगा। मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक थ्योरी तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको एक इजाज़त मिली हुई थी, उनको ये एक रिलीफ मिला हुआ था कि जो अपील है वो वापस आकर अपील कर सकते हैं और पूरी ज़मानत उनको मिल सकती है। तो वहाँ से अब बहुत ज़्यादा इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूरी ज़मानत मिल जाएगी। जबकि एक दूसरी थ्योरी भी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और वो गिरफ़्तारी दे देंगे। फिर वो अपनी लीगल टीम से मिलेंगे जेल में, फिर वो केसेस लड़ेंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहाँ से फिर वो सुरखरू होंगे और फिर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे। इतना लंबे चक्कर पे मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब जाएंगे कि इस्लामाबाद से वो उतरे और सीधे कराची चले जाएं। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है, वो उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर ही जाना है। तो मतलब ये है कि उन्होंने जेल नहीं जाएंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेंगे और उसके बाद वो जेल की बजाय ज़मानत पर रहेंगे और फिर केसेस वगैरह उनके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो उनके केसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला है, पनामा का मामला है, एवन फील्ड का मामला है। तो ये सारे जो केसेस हैं उनके वीक हैं काफ़ी। तो उनको वहाँ से वो उनके केसेस फारिग हो जाएंगे और उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और फिर आगे उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना है। और इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी पार्टी के हवाले से रियासत का जो प्लान दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। और इमरान खान साहब तो वैसे भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, बल्कि अब जो PTI है उस पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है। और इस हवाले से राजा रियाज साहब ने भी ये बात की है। आजकल राजा रियाज साहब बड़े इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बने हुए हैं। और जो इमरान खान साहब हैं वो पार्टी के अब चेयरमैन तो नहीं है, वो फैसला आए या ना आए ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। और इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से जो हटाया था तो वो फरमाइशी प्रोग्राम ही था ना। इजाजुल एहसन साहब ने जो फैसला दिया था, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अब वही फैसला अब इमरान खान साहब पर भी लागू होता है। और अब इमरान खान साहब के हवाले से आपको बता दूं कि इमरान खान साहब PTI जो उनकी पार्टी है उसके वो चेयरमैन नहीं है। और जो PTI
کی جو معطلی کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کی کینسلیشن کا جو معاملہ ہے، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں سر اٹھائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے وہ کابینہ میں اس کا معاملہ آ سکتا ہے۔ وزارت داخلہ وہ معاملہ کابینہ میں لائے گی، سمری بنے گی، وہ فارورڈ ہوگی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ اپنی ایڈوائس جاری کرے گی الیکشن کمیشن کو، اور پھر پی ٹی آئی خلاص۔ اور یہی جو معاملہ ہے، جو پی ٹی آئی کے ختم کرنے کا معاملہ ہے، وہ پرویز خٹک صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی جب ہوگی ہی نہیں تو پھر کیسے وہ الیکشن لڑے گی۔ پی ٹی آئی سے بیٹ بھی لے لیا جائے گا اور عمران خان صاحب سے پارٹی بھی لے لی جائے گی، اور شاہ محمود قریشی صاحب جس لارے پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بن جائیں گے، تو عمران خان صاحب نے تو ویسے ہی ان کو یہ عندیہ دے دیا تھا کہ وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے، اور جس طرح سے جو لیگل ٹیم کے ترجمان ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، جب وہ پہلی دفعہ ملے تھے عمران خان صاحب سے، تو تب ہی انہوں نے یہ پیغام جاری کروا دیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے منہ لٹکا کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ اور عمران خان صاحب کو وہ بندہ چاہیے ہے جو پارٹی کو لیڈ کر سکے، مار دھاڑ کر سکے، توڑ پھوڑ کر سکے، تو وہ ایک مراد سعید ان کو بیٹر آپشن لگتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ آگے چل کے ان کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، لیکن مراد سعید کا خود کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور عمران خان صاحب کے جو بھانجا صاحب ہیں حسان نیازی صاحب، ان کے حوالے سے بڑی خبر کہ جب ابھی 2-3 دن پہلے انہیں ایبٹ آباد سے اریسٹ کیا گیا تھا دوست کے گھر سے، پھر انہیں کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا گیا، اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور انہیں راول پنڈی شفٹ کیا جا رہا ہے، اور اب جو حسان خان نیازی صاحب ہیں وہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل سے نہیں بچیں گے۔ اسی طرح ایک اور ٹرائل ابھی ہونے جانا ہے، اور وہ ہونا ہے علی افضل سائی صاحب کے خلاف، اور وہ داماد ہیں امیر بھٹی صاحب کے، اور امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ تو جو علی افضل سائی صاحب ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں اس فیصل آباد میں جو آئی ایس آئی کا ہیڈ آفس تھا وہاں پر توڑ پھوڑ کرنے میں، فائرنگ وغیرہ کا بھی کوئی واقعہ پیش آیا تھا، تو اسی وجہ سے پھر علی افضل سائی صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا، اور یہ پہلے سے بتایا بھی جا چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن بہت زیادہ مشکل ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے آئندہ الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے جاتے ہیں، اگر فرض کر لیں معجزاتی طور پر یہ پارٹی بچ بھی جاتی ہے اور اس پر پابندی نہیں لگتی ہے، تو بھی جن افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ وہ واپس لے لیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، یا ان کے پارٹی میں کی طرف سے الیکشن لڑنے کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ یہ شوق ختم کر دیں، بلکہ وقتی طور پر کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں۔ اور شہریار آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ شہریار آفریدی صاحب نے سیاسی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح ساتھ دیا ہے اور جس طرح وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی قابل رشک کہہ سکتے ہیں ان حالات میں کہ جس طرح سے دوسرے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے رہنما تھے وہ تو تتر بتر ہو گئے، اور جو شہریار آفریدی ہیں وہ کھڑے رہے ہیں۔ لیکن شہریار آفریدی صاحب سے صرف میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی تکلیف آپ نے عمران خان صاحب کے لیے سہی ہے، کیا عمران خان صاحب بھی آپ کے لیے اتنی تکلیف سہتے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سیاست میں وفاداری نہیں دیکھی جاتی، مفاد دیکھا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کا جہاں مفاد ہوگا شہریار آفریدی صاحب آپ کو بھی وہ چھوڑ دیں گے۔ اور ایک اور اہم خبر کہ جو لندن میں شایان علی نام کا ایک لڑکا ہے، اور جس طرح سے وہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں اور جو ان کے سیاسی مخالف ہیں جیسے ہنا بٹ صاحبہ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، یا دیگر رہنما ہیں، وہ اگر لندن جاتے ہیں تو ان کے خلاف جس طرح سے طوفان بدتمیزی کیا جاتا ہے، تو اب اسلام آباد کی پولیس نے شایان علی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو ریاست ہے وہ لندن میں جو لوگ اس ٹائم
مقیم ہیں، اور سیاسی مخالفین جو لندن آتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں اور انہیں گالیاں دیتے ہیں، بوتلیں پھینکتے ہیں، تو ان کے خلاف ریاست بہت جلد کارروائی کرنے جا رہی ہے، اور کارروائی جو ہوگی وہ پاسپورٹ کی کینسلیشن کی ہو سکتی ہے، اور نیشنلٹی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے جس پہ کام جاری ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔